बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क स्पेशली कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ जॉब करना चाहते हैं, लेकिन इमिग्रेशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की मालूमात ना होने की वजह से वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इस्माइल। ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जिन्होंने मुतादिद लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड की जिसके ज़रिए वो बाहर मूव हो सके। जी आमिर साहब, ये बताइएगा कि इमिग्रेशन के कौन कौन से ऑप्शन हैं? कनाडा की इमिग्रेशन मैं समझता हूँ कि हर कोई जानता है कि एक अच्छा मुल्क है जहाँ पर पजीराई होती है इमिग्रेंट्स की, और इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। इमिग्रेशन का मतलब है मुस्तकिल सकूनत, यानी आप मुस्तकिल तौर पर रिहाइश करना चाहते हैं और फिर आप सिटीज़न भी बन जाते हैं जब आप 3 साल क़याम कर लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं, यानी आप स्किल वर्कर कैटेगरी है, इसमें बिज़नेस के तौर पे भी लोग जाते हैं बिज़नेस इमिग्रेशन के अंदर, और फिर स्पॉन्सर भी हो जाते हैं, यानी अगर आप के अजीज़ रिश्तेदार वहाँ पर हैं। अब वो डिपेंड करता है क्या आपका रिश्ता बनता है उनसे। तो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। इवन स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो पढ़ाई के बाद वो वर्क परमिट लेने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के बाद 1 साल काम करने के बाद वो भी इमिग्रेंट बन सकते हैं। बाकी और भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, रेफ्यूजी क्लास भी है इसमें, और इस तरीके से तो काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज़ हैं। जो मेन कैटेगरी है जो जिसमें कि बेशतर लोगों को लिया जाता है वो इकनॉमिक कैटेगरी कहलाती है, जिसमें स्किल वर्कर हजरात आते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ़ पेशावर लोग हैं, वो उस कैटेगरी में जाते हैं। बिज़नेस इमिग्रेशन के अंदर अलबत्ता वो हजरात जो कि या तो सीनियर मैनेजमेंट का तजर्बा रखते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिपार्टमेंट हेड करते हैं, या फिर वो कोई अपना बिज़नेस चलाते हैं एज ए ओनर, एज ए पार्टनर और एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और फिर वो अपना बिज़नेस प्लान पेश करते हैं कि मैं कनाडा आना चाहता हूँ, अपना बिज़नेस वहाँ मैं सेटअप करूँगा और ख़ास रकम वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। कोई स्किल वर्कर के तौर पर अप्लाई करना चाहे तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्राइटेरिया क्या है, यानी आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं। मुख्तलिफ़ फैक्टर्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है। तो क्योंकि हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्किल वर्कर, दैट मीन्स के वो ये देखना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी है। यकीनन वो यंगर एप्लीकेंट्स की पजीराई ज़्यादा करेंगे। एज क्या है, एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं। लैंग्वेज स्किल्स जो आजकल आप देख रहे हैं कि आइल्स का टेस्ट दिया जाता है, तो अंग्रेज़ी का टेस्ट हो गया। अब जब ये तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इवन अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ की या हस्बैंड की एजुकेशन और उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी काउंट होती हैं, और वहाँ रिलेटिव्स हैं तो वो भी काउंट होते हैं। लेकिन जब ये तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए प्रूफ भी करना होगा हमें। अगर एज है तो बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन है तो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट आजकल किया जाता है, यानी पाकिस्तानी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मसावी किस कैनेडियन क्वालिफ़िकेशन के मसावी है वो। तो एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर्स चाहिए होंगे, पे स्टब्स चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर आपका सैलरी वगैरह आकर के डिपॉजिट होती है, जिससे कि पता चलता है कि ये आपने कोई जेन्युइन बात की है। अच्छा, लैंग्वेज की आपने बात की, तो क्या स्कोर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कि वो आना ज़रूरी है? जो मिनिमम बैंड स्कोर रिक्वायर है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, यानी आप अपना पहले प्रोफाइल बनाते हैं। 2 स्टेजेस होते हैं, पहले आप प्रोफाइल बनाते हैं और फिर उसके बाद इनविटेशन बेस्ड सिस्टम बना हुआ है। आपको गवर्नमेंट इनवाइट करती है कि ठीक है आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाजे किया, लेकिन अब हम आपको इनवाइट करेंगे अगर आप मेयार पे पूरा उतरते हैं। तो ऐसे मौके पर आपको एंट्रेंस की भी एक रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है एंट्रेंस इनटू द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पूल में चली जाती है। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की वो है 6 बैंड्स इन आइल्स। तो आइल्स में बैंड सिस्टम होता है 1 to 9, तो 6 बैंड्स इज़ द मिनिमम, और उसमें 4 फैक्टर्स हैं, लोग जानते होंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सब में 6 आना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कि अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आ गया है 3 फैक्टर्स में और एक में 6 से नीचे है तो आप एंट्रेंस रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो 6 इज़ द मिनिमम, बट 6 इज़ यूजली नॉट इनफ। आपको बेहतर की ही कोशिश करनी चाहिए। मुझे जब लोग रब्ता करते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मैक्सिमम का टारगेट करें, क्योंकि जब आप मैक्सिमम का करते हैं तो फिर आप अपना बेस्ट स्कोर लेके आते हैं। अगर आप 6 का टारगेट करेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ कम आए। 67 नंबर करने होते हैं, 67 पॉइंट्स टू एंटर द पूल। सबके लिए मसावी है सिलेक्शन क्राइटेरिया और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मसावी हैं। अगर कोई नेक्स्ट ईयर जाना चाह रहा है कनाडा या किसी और कंट्री, तो क्या एक चेक लिस्ट होगी, किस तरह से उसे अपनी प्रेपरेशन करनी होगी कि वो नेक्स्ट ईयर तक जा सके वहाँ पर? शुरू में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आइल्स का टेस्ट ज़रूरी है, और एक और चीज़ है जो कि कहलाती है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, यानी आपका जो पाकिस्तानी तालीम है या किसी भी फॉरेन कंट्री से आपने ली है
नॉन कैनेडियन तालीम, उसको आपको प्रूव करना है कि ये किस कैनेडियन मेयार की है, तो उसका एक प्रोसेस है। आपको कुछ अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं उन असेसमेंट बॉडीज़ को जिनको उन्होंने ऑथराइज़ किया है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, ये वो तमाम असेसमेंट बॉडीज़ हैं जो कि असेस करती हैं, या फार्मेसी काउंसिल है फार्मासिस्ट के लिए ख़ास तौर से, या मेडिकल काउंसिल है फॉर डॉक्टर्स। तो उसमें वक्त लगता है थोड़ा, 2-3 महीने का भी प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप जब अप्लाई करने लगते हैं तो आपका प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास अंग्रेज़ी का टेस्ट का रिज़ल्ट ना हो, वो भी वो मिनिमम 6 वाला, और ये कि आपके पास ECA हुआ हो। बाकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन तो यूजुअली लोगों के पास होती है, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह। लेकिन जब आपका इनविटेशन आता है, क्योंकि सेकंड स्टेज पे भी हमें जाना है, अगर आपका रैंकिंग स्कोर इतना अच्छा है कि आपको गवर्नमेंट इनवाइट करती है परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो फिर आपको मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है, जैसे कि सेटलमेंट फंड्स, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस सर्टिफिकेट। एनी कंट्री वेयर यू हैव लिव्ड फॉर मोर देन 6 months यू हैव टू प्रोवाइड पुलिस सर्टिफिकेट, और मज़ीद स्टैट्यूटरी एंड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप शादीशुदा हैं। तो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, उनके सर्कमस्टांसेस के हवाले से। अच्छा, कोई भी कैटेगरी हो, वर्क परमिट हो, इमिग्रेशन हो, उसमें 2 किस्म की चीज़ें, बल्कि 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो गवर्नमेंट की अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो ख़र्चा है आपका जो ऑफिशियल फ़ीस है। फिर आपने, अगर आप मुस्तकिल तौर पे जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ सेटलमेंट फ़ंड्स लेके जाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स जाना चाहता है एज ए स्किल वर्कर, तो उसको अपने साथ 6 महीने का ख़र्चा अपने साथ लाना है, जो कि वो अपने ऊपर ही खर्च करेगा, जो कि तकरीबन $13,000 है आगे पीछे, और साथ में आप फिर तकरीबन $4,000 फ़ी डिपेंडेंट भी लगा लीजिए। ये तो अपना उसने साथ लेके जाना है, ख़र्च नहीं करना, लेकिन साथ लेके जाना है, बाद में ख़र्च करना है। फिर अगर आपने किसी लाइसेंस एडवाइज़र को इन्वॉल्व किया तो वो अपनी कोई फ़ी कोट करेंगे। अगर आप ख़ुद डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये 3 अक़साम के हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट के लिए जो पहली शर्त है वो है जॉब का हुसूल, और जॉब के हुसूल के लिए आप ख़ुद डायरेक्टली अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयर्स के पास, या फिर कनाडा में जो मुकीम लाइसेंस रिक्रूटर्स हैं उनकी खिदमत लेते हैं। कोई भी शख्स इसमें जो इन्वॉल्व होता है जॉब के अरेंजमेंट में, चाहे वो एम्प्लॉयर ख़ुद हो या रिक्रूटर हो, या कोई भी यहाँ पे जो लोकल एजेंट्स हैं बैठे हुए मार्केट में, जो कि ऑथराइज तो नहीं है, बहरहाल नॉन कैनेडियंस हैं, लेकिन वो पैसे चार्ज करते हैं। तो कोई भी शख्स आपसे पैसे चार्ज कर रहा है आप ही की जॉब के बारे में, तो वो एक तो कैनेडियन कानून के मनाफी है, कॉन्ट्रवीन करता है, और बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप उस शख्स से बात ना करें। बाकी आप विज़िट पे जाते हैं तो आपका ख़र्चा ये है कि आप वहाँ पे जो खर्च करेंगे, खाली आपको यहाँ दिखाना होता है कि मेरे पास पैसे हैं ट्रिप लगाने के लिए। और स्टूडेंट पे जाना चाहते हैं तो आपको ये बताना होता है कि ट्यूशन फ़ीस मौजूद है, वहाँ पे रहने सहने का ख़र्चा मौजूद है। तो यस, जो आपकी माली ज़राए हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। अगर कोई आपका ब्लड रिलेशन किसी कंट्री में रहता है और आप उसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितना इजी हो जाता है आपके लिए कि आपकी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाए और ईज़िली सारा प्रोसेस हो जाए? जब आपके पास कोई रिलेटिव होता है किसी मुल्क में जहाँ आप मुस्तकिल तौर पे जाना चाहते हैं, तो उसकी काफ़ी पजीराई होती है, उसकी रिकमेंडेशन यही होती है कि आपको मज़ीद पॉइंट्स दिए जाएँ। जैसे कि जब आप पूल में एंटर हो रहे होते हैं कनाडा के लिए, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं फर्स्ट ब्लड रिलेटिव के, तो आपकी आसानी हो जाती है एंट्रेंस में। लेकिन देयर इज़ अनदर सिस्टम कॉल्ड रैंकिंग सिस्टम इन कैनेडियन इमिग्रेशन। उस रैंकिंग सिस्टम में अलबत्ता वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मज़ीद 15 नंबर देते हैं जिनके सिबलिंग्स वहाँ मौजूद हैं, बहन भाई। तो वाज़े हुआ कि आपके अज़ीज़ रिश्तेदारों की वजह से आपको पॉइंट्स मज़ीद मिलते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि अज़ीज़ रिश्तेदारों की वजह से आपको इमिग्रेशन दे दी जाए। आपको बहरहाल क्वालिफाई तो खुद ही करना है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई पढ़ने जाना चाह रहा है तो? कनाडा के लिए तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो कनाडा आपकी लिस्ट में सर फ़हरिस्त होना चाहिए, क्योंकि एक तो मेयारी तालीम तो है ही अपनी जगह पे, जैसे कि US, UK वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, लेकिन साथ में कंपैरेटिवली ज़्यादा सस्ती है तालीम। और ये एक वाहिद मुल्क है इन तमाम मुल्कों में कंपैरेटिवली कि जहाँ पर इमिग्रेशन का रूट जो है वो ज़्यादा सहल है। यानी आप अगर पढ़ते हैं वहाँ पर तो आप तालीम कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। 1 से 3 साल के दौरानिया का होता है वो, और जब वो वर्क परमिट पे आप 1 साल जॉब कर लेते हैं तो आपको कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के तहत आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ यंगर एप्लीकेंट्स के लिए नहीं, आजकल काफ़ी मैच्योर स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं,
और कनाडा ये भी फैसिलिटेट करता है कि आप ख़ुद तो आएँ, अगर आप मैरिड हैं और अपने स्पाउस को लाना चाहते हैं तो आपकी स्पाउस को वो ओपन वर्क परमिट दे दिया करते हैं। ओपन से मुराद ये है कि एम्प्लॉयर कोई नहीं, अगर वो चाहें तो जॉब कर सकती हैं या कर सकते हैं, और बच्चों को आप फ्री पढ़ा सकते हैं 12th स्टैंडर्ड तक वहाँ पर। तो काफ़ी मैच्योर लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इमिग्रेशन के मामलात में डिलेज़ आया, तो कुछ लोगों ने सोचा कि हम पढ़ाई भी कर लेते हैं और फिर साथ में हमें परमानेंट रेजिडेंस की राह भी हमवार हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट फेलोशिप के थ्रू अप्लाई करना चाह रहा है तो वो किस तरह से कर सकता है? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस उनके प्रोग्राम्स होते हैं इन रिकग्निशन ऑफ गुड एकेडमिक पास्ट ऑफ ए स्टूडेंट या कोई और भी, तो उसमें वो रब्ता कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, और उसमें कुछ रियायत हो जाती है फ़ीस में। अलबत्ता इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो बेसिकली उनका सॉर्ट ऑफ टारगेट इसलिए भी होते हैं कि न सिर्फ ये कि वो आएंगे और अपने साथ कल्चरल बेनिफिट लाएंगे, बल्कि ऑल्सो कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली फ़ीस देंगे, क्योंकि जो जैसे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो 12th ग्रेड तक तो वो फ्री पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जब जाते हैं तो उनको सब्सिडाइज फ़ीस मिलती है और उस पर भी वो लोन ले लिया करते हैं। जैसे ओंटारियो में हम लोग हैं तो ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंट प्लान है OSAP, वो लेने के बाद वो उसको रिटर्न करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इस तरीके से है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में लोकल एजेंट्स उनको सही तरह गाइड नहीं करते, तो रिफ्यूज़ल रेट बढ़ जाता है। उसके मुकाबले में अभी आप देखें इंडिया से तकरीबन लाख भर स्टूडेंट्स हर साल जाता है, तो हमारे पास से तकरीबन 3-4 हज़ार। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो आप ज़रूर कनाडा को कंसीडर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। ये कुछ ऑप्शंस और गाइडलाइंस थी जिन्हें फॉलो करके आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई फीडबैक हो या सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा।